जानवी। आज हम हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी दैट इज एंडोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज एंडोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सर्जरी? तो हमारा फोकस आज रहेगा मेनली रिप्रोडक्टिव सर्जरी, मतलब सर्जरी जो रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी होती है, तो टू प्रिजर्व जो फर्टिलिटी बोलते हैं उसके लिए। तो ये जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है वो कैसे डिफरेंट होती है ओपन सर्जरी से? आजकल 80% ऑफ द टाइम्स लोग प्रिफर करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी। उससे आपको एडवांटेजेस काफ़ी है, बिकॉज वहाँ पे आपका ब्लड लॉस इज रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 60% व्हेन आप कंपेयर करते हो ओपन सर्जरी से, और आपका रिकवरी इज मच फास्टर, बिटवीन 50 to 70% रिकवरी होती है। तो आप घर विद इन अ डे और मैक्सिमम 2 days विद इन 48 hours, मतलब आप घर जा सकते हो। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ लैप्रोस्कोपिक और अ हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी। हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी तो मोर ऑफ अ डे केयर, वेयर अगर आप आउट पेशेंट कराओ तो विद इन एन आवर यू कैन रिटर्न होम एंड ऑल्सो टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज। वेराज डे केयर अगर अंडर एनेस्थीसिया करते हैं तो सेम डे आपका डिस्चार्ज हो सकता है। नाउ हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या है? दोनों की होल सर्जरी है। एक है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसमें ऊपर से छोटे छोटे कट्स आते हैं। वो कट्स की वजह से एक छोटा कैमरा डालते हैं और उसमें हम देखते हैं एब्डोमेन के अंदर क्या है। मतलब अगर ये यूट्रस है तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आपके जो एब्डोमेन होता है वहाँ से एक छोटा कट डाल के एक अबाउट लेस देन 1 सेंटीमीटर 0.5 to 1 सेंटीमीटर का एक होल होता है, उसमें से डाल के हम यूट्रस को देखते हैं कैसा है यूट्रस, बाकी सब एरिया कैसा है, आजू बाजू ट्यूब्स कैसे हैं, फ्री है नहीं है, ओवरीज कैसे हैं, सारा हम चेकअप करते हैं। जब हम हिस्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं वो नीचे से एक छोटा सा जो सेम दूरबीन होता है वो नीचे से डालते हैं, जो नेचुरल ओपनिंग होता है वेजाइना से। वल्वा सेपरेट करके वेजाइना से जाते हैं और अंदर सर्विक्स के अंदर जाके यूट्रस के अंदर देखते हैं जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, जहाँ पे बेबी होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। और हिस्ट्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी में एडवांटेज ये है आपका स्टे बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू ओपन सर्जरी, स्पेशली विद लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी कंपेयर करो आप ओपन सर्जरी से तो द स्टे आपका ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन इन स्टे। अगर ओपन सर्जरी में हम आपको रखते हैं 3 से 4 दिन, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आइदर सेम डे या नेक्स्ट डे यूजुअली डिस्चार्ज कर देते हैं हम लोग। सो हर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इनफर्टिलिटी के लिए करते हैं क्या? हाँ, सम सर्जरीज आर रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर infertility. So laparoscopic surgeries can be done for infertility, पर हर infertility patients को laparoscopy करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो individualize करते हैं। तो in properly selected patients, जब हम properly select करते हैं, almost 30 to 60% of some problems जो mechanical या structural problems हम जो बोलते हैं वो correct होने के बाद आपका reproductive outcomes में improvement होता है। So there is an improvement in the reproductive outcomes after surgical correction, almost 30 to 60% of the times. Such as अगर हम बात करें सेप्टम की, अगर सेप्टम से recurrent pregnancy loss हो रहा है और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, आप ट्राई करो, IVF फेल हो रहा है, इम्प्लांटेशन जो फेलियर बोलते हैं, अगर वो हो रहा है तो सेप्टम निकालना ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर नहीं निकाले तो फेलियर्स होते रहते हैं। और निकालने के बाद जब उसको हम सेप्टम को निकाल देते हैं, सेप्टम का मतलब होता है यूट्रस के अंदर एक लाइन होती है ना, वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम निकालते हैं। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम्स उसके बाद आपका सक्सेस होता है। और एक होता है एडिशन। एडिशन मतलब पर्दा, यूट्रस के अंदर पर्दा, वो कभी कभी आ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी कॉमन है और हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से एडहेशंस या पर्दा काफ़ी कॉमन है। इसके वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो डायग्नोस करे बाय हिस्ट्रोस्कोपी, जो दूरबीन की जानकारी होती है, उसके जांच होती है, और वो करने के बाद से नॉर्मली सक्सेस रेट
कैन बी बिटवीन 20 to 40% अगर ट्रीटमेंट उसका हम देते हैं. सो इट डिपेंड्स इंडिविजुअली कि कैसा आपका रिस्पॉन्स होता है. और एक एडिशन टाइप होता है जहाँ पे आपको समझो डीएनसी हुआ है, मतलब सफाई जो बोलते हैं. कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद जो सफाई होती है या बहुत एग्रेसिव सफाई के वजह से पर्दा होता है, तो इस पर्दे के वजह से प्रेगनेंसी आती नहीं है. तो इसके कुछ एडवांस्ड ट्रीटमेंट होते हैं और हम आपको समझा सकते हैं. अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आपके डॉक्टर से ये बात कीजिए. नाउ, ऐसा एक मिथ है कि सर्जरी ज़रूरत नहीं होती है फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट्स. मतलब आईवीएफ से पहले सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आईवीएफ चले जाना है. काफ़ी पेशेंट्स में नहीं होती है, बट इन सेलेक्ट पेशेंट्स ज़रूरी हो जाता है. जैसा मैंने आपको बताया, अगर फेलियर्स है, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स है, रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स है, जैसा सेप्टम है, तो कराना ज़रूरी है. देयर आर कंडीशंस जैसे एंडोमेट्राइटिस, मतलब इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, मतलब जो अंदर की लाइनिंग होती है उसकी जो इन्फेक्शन होती है, अगर उसको डायग्नोज नहीं किया, उसको ट्रीट नहीं किया, तो अगेन इम्प्लांटेशन फेलियर एंड आईवीएफ फेल होता है. और होता है हाइड्रोसैल्पिंग्स. हाइड्रोसैल्पिंग्स मतलब ये जो ट्यूब होता है ये स्वोलन अप हो जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है. ये स्वेलिंग के वजह से वो प्रेगनेंसी में तकलीफ देता है, क्योंकि उसके सेक्रेशंस जाके आपके जो आईवीएफ करते हैं उसको फेल करता है बार बार, या एबॉर्शंस होते हैं. इसीलिए ये हाइड्रोसैल्पिंग्स को लैप्रोस्कोपी से निकालना ज़रूरी होता है. उसके बाद सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 50% हो जाता है. द अदर थिंग इज एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस ट्यूब में भी दिखता है, कभी कभी एडिनोमायोसिस बोलते हैं जो यूट्रस के अंदर दिखता है, जो यूट्रस के बाहर होता है, कभी कभी ओवरी में होता है. ये सब ऑलमोस्ट 50 to 60% कॉजेज इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. तो इसको डायग्नोस करके ट्रीट करना, स्पेशली अगर फेलियर्स हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी है. उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है. नाउ कैन, अगर ये क्वेश्चन आता है मुझे बार बार कि फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स और एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं क्या विदाउट रिमूविंग द यूट्रस. क्योंकि कभी कभी बड़े फाइब्रॉइड्स आते हैं 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर्स के साथ आते हैं. कभी सिवियर एंडोमेट्रियोसिस जैसे केसेस आते हैं जो हम बोलते हैं ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस. ये पेशेंट्स आके पूछते हैं हम काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, पर कोई डॉक्टर, कहीं कहीं हमें बोला गया है कि यूट्रस निकालना पड़ता है ऐसे कंडीशंस में. नहीं, नॉट ऑलवेज. अगर आपका एम है कि प्रेगनेंसी चाहिए, तो आपका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से हम लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं उसको ट्रीटमेंट देने का. आजकल के ज़माने में जो मेडिसिन आ गए हैं वो बहुत ही एडवांस्ड मेडिसिन है, जो विदाउट रिमूविंग द यूट्रस ट्रीटमेंट हो सकता है. एंड ये ऑप्शंस हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं. एंड दे आर वेरी 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 गुड ऑप्शंस विथ वेरी मिनिमम साइड इफेक्ट्स. तो येस, इवन द यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं 80 to 90% ऑफ द टाइम्स हम उसको सेव करते हैं. कहीं बार हिस्ट्रोस्कोपी करके जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर होते हैं लाइनिंग के पास, उसको निकाल देते हैं. तो मेजर सर्जरी या लैप्रोस्कोपी या कट की भी ज़रूरत नहीं होती है. और लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत कब होती है? जब यूट्रस के अंदर, मसल के अंदर बहुत डीप है या बाहर की तरफ बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, जब ही हम निकालते हैं. तो हिस्टेरेक्टोमी हमारा लास्ट रिसोर्ट होता है जब जो है सो कोई और ऑप्शन नहीं है, एंड वो भी सेलेक्ट केसेस में. तो मेनी केसेस में ओनली फाइब्रॉइड्स निकाल सकते हैं या एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट कर सकते हैं या डेफिनेटली पॉलिप्स भी निकाल सकते हैं, अनलेस कोई कैंसर का रिस्क नहीं हो. नाउ, लैप्रोस्कोपी के बाद बड़े स्कार्स होते हैं नहीं होते हैं. काफ़ी लोग आते हैं, यंग वुमेन स्पेशली जो 14 ईयर्स है, 13 ईयर्स है, कभी कभी टॉर्शन जैसे ओवरी पलट जाता है, या सिवियर एंडोमेट्रियोसिस से आते हैं. यंग लड़कियां 19 ईयर्स के बहुत सिवियर पेन से आते हैं, वो आके पूछते हैं कि हमें बड़े स्कार्स रहेंगे क्या. नहीं, लैप्रोस्कोपी में अबाउट 1 सेंटीमीटर, 0.5 to 1 सेंटीमीटर का स्कार होता है. तो हम वो देख के देते हैं, जहाँ पे कॉस्मेटिकली ऑल्सो वी आर केयरफुल, कि कभी कभी इन यंगर वुमेन हम केयरफुल रहते हैं कि कॉस्मेटिकली उनको अच्छा रहे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी सर्जरी. तो ये डेफिनेटली बहुत छोटे कट्स होते हैं जो डिसअपियर भी हो जाते हैं काफ़ी लोगों में विद टाइम, और उसके भी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो लाइटन हो जाते हैं स्कार्स और डिसअपियर हो सकते हैं.
सो 6 months टाइम देना पड़ता है उसको ना। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर्जरी के बाद 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी क्या? हमें 100% आप एश्योरेंस दे सकते हैं क्या कि सर्जरी हो जाएगी? वेल, कोई भी आपको 100% एश्योरेंस नहीं दे पाएगा, बट ये बोल पाएगा कि डेफिनेटली चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आपके डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द कंडीशन जो आपको है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। जैसा आपका अगर सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, ग्रेड 4 ले लो, या एंडोमेट्रियोमाज है जिसमें एक क्वालिटी कम हो जाती है, मगर अगर आप उसको एंडोमेट्रियोमा को नहीं निकाले तो और भी कम हो जाती है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी और कम हो जाती है। तो उसमें आफ्टर सर्जरी नॉर्मली जो कंसेप्शन रेट होता है ऑलमोस्ट 30 to 50% होता है आफ्टर 1 year। तो इतना टाइम तो आपको देना चाहिए। तो यस, 100% नहीं हो पाएगा, बट डेफिनेटली जो चांसेस होते हैं इम्प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसा ट्यूब की बात है, अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स हो या ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो उसको ट्रीट कर सके, जैसे ट्यूब ब्लॉक हो, अगर ट्यूब ब्लॉक को हम निकाल दें तो ऑलमोस्ट 40% चांसेस होते हैं इम्प्रूव करने के लिए। अगर समझिए ट्यूब एंडोमेट्रियोसिस सिवियर है ट्यूब में और बहुत ज़्यादा हाइड्रोसैल्पिंग्स जैसा हो जाता है, जो ट्यूब खराब हो जाता है, उसको निकालने के बाद भी अगर एक ट्यूब आपका अच्छा है तो द चांसेस आर हाई, बाकी सब अगर अच्छा हो तो चांसेस आर हाई कि आपकी प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाए ऑलमोस्ट 60% तक। जो सेप्टम बोलते हैं, जो सेप्टम होता है उसके वजह से मोस्ट कॉमनली मिसकैरेज होता है, मतलब एबॉर्शंस होते हैं। अगर उसको निकाल दे तो एबॉर्शन रेट कम हो जाता है बाय 20%, मतलब आपका प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है ऑलमोस्ट अप टू 80%। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं इन गुड प्रेगनेंसी विच कैरीज टू टर्म, मतलब फुल टर्म जो जाते हैं प्रेगनेंसीज। तो ये इसका आंसर है। कई लोग आके ये भी पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या ज़रूरी है, क्या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी है, क्या अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, एमआरआई कराना ज़रूरी है? यस, अल्ट्रासाउंड इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द, ऑलमोस्ट आई वुड से 100% ऑफ द टाइम्स प्री सर्जरी एक गुड अल्ट्रासाउंड, और 2D अल्ट्रासाउंड जो हम बेसिक बोलते हैं, जो कलर डॉपलर्स का अल्ट्रासाउंड होता है, और 3D अल्ट्रासाउंड। और आजकल हमारे पास हम लोग AI असिस्टेड फाइब्रॉइड मैपिंग करते हैं, विच इज़ एन एडवांस्ड टेक्निक ऑफ अल्ट्रासाउंड, जहाँ पे हमें करेक्ट डायग्नोसिस एंड करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द फाइब्रॉइड पता चलता है। इसमें सर्जिकल सक्सेस इम्प्रूव होता है। इन टर्न आपका जो फर्टिलिटी आउटकम्स है या सिम्टम रिलीफ हम जो बोलते हैं, वो आपको काफ़ी हद तक अच्छे से मिलेगा। इसीलिए प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस या डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ एंडोमेट्रियोसिस में अल्ट्रासाउंड काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कौन कर रहा है। अगर ट्रेंड है, जैसा हमारे पास हम ट्रेनिंग देते हैं फॉर अल्ट्रासाउंड, तो हमारे पास ट्रेनिंग है लेवल 2, जहाँ तक हम एंडोमेट्रियोसिस भी काफ़ी हद तक डायग्नोस करते हैं, उसका स्टेजिंग करते हैं बाय अल्ट्रासाउंड। उसके जहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है, कहाँ पे उसके नोड्यूल्स अगर है, लीजन्स जो बोलते हैं हम प्रेजेंट है, वो काफ़ी हद तक हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो हम भेजते हैं MRI के लिए। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा है या कहाँ कहाँ आपको भेज रहे हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तो MRI इज डेफिनेटली द नेक्स्ट स्टेप। नाउ और एक क्वेश्चन ये होता है, रिकरेंट मिसकैरेज में एंडोस्कोपिक सर्जरी, दैट इज हिस्ट्रोस्कोपिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्या हेल्प करती है, या वो करने से कुछ तकलीफ होती है, कुछ और बिगड़ जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है क्या? ये क्वेश्चन बार बार आता है। जैसा हमने सेप्टम का बताया, जैसा रिकरेंट मिसकैरेज इम्प्रूव करता है बाय ऑलमोस्ट 20%, है ना, कम कर देता है, एंड द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इम्प्रूव बाय ऑलमोस्ट 80%। बट ये सब एडवांस्ड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है। तो सेप्टम जो होता है, जैसा एक पर्दा होता है अंदर यहाँ पे, ये नॉर्मल शेप है, यूट्रस का नॉर्मल शेप है। अगर समझिए सेप्टम को हम ओवर करेक्ट करते हैं तो यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा कभी कभी परफोरेट हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन जो बोलते हैं हम। तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं या लैप्रोस्कोपी करके चेक कर लेते हैं। बट इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म होता है, वी हैव टू बी केयरफुल
कि फॉलोअप कैसा होता है। कभी कभी अगर वो बहुत ज़्यादा ही रप्चर हो गया या बहुत ज़्यादा ही कट हो गया ऊपर की तरफ तो आपकी थिन हो जाती है। सो दैट कैन बी वन प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो सर्जरी है वो एक्सपर्ट हैंड्स में कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आपको कोई तकलीफ ना हो। तो इसके बारे में आपको पूरा समझ लेना चाहिए कि सेप्टम क्या है और कौन कर रहा है, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है। एंड जो भी आप करो यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर कम्प्लीटली, ताकि आप जब भी जा रहे हो उनके पास बात करने के बाद से यू शुड हैव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन योर डॉक्टर। द नेक्स्ट थिंग, हमें काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पीसीओ है, ओवेरियन सिस्ट है, कब हमें लैप्रोस्कोपी करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि कभी यंग वुमेन्स में लैप्रोस्कोपी ज़रूरी होती है फॉर पीसीओ, जिसके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल बहुत ज़्यादा पीसीओ होता है जिसमें अंडे बनते ही नहीं हैं। वो बोलते 30-40 का वॉल्यूम होता है। क्या करें उसमें, कभी इंड्यूस करते हैं, कभी मेडिसिन देते हैं। पहले तो 1-2 साल मेडिसिन देना होता है। अगर यंग है लड़की और अभी शादी हुई है, स्पेशली प्रेशर बहुत है प्रेग्नेंट होने का, तो आप डॉक्टर से बात कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी लेकर आइए, समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज पीसीओ में ऐसा होता है कि पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं काफ़ी टाइम तक, एटलीस्ट 1 to 2 years, एंड पीसीओ को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ आपकी मेहनत बहुत होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम बोलते हैं, वेट लॉस इन द राइट वे एंड आपके जो चेंजेस होते हैं डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा चेंज करता है आपके होल पीसीओ के आउटलुक में, एंड प्रेगनेंसी आउटकम जो हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इससे करेक्शन हो जाता है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? ओनली 5 to 10% ऑफ द टाइम, जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, मतलब इतना मेडिसिन देने के बाद भी जो रिस्पॉन्स नहीं करते, जब भी हम जो है सो सर्जरी के लिए जाते हैं। तो और वो सर्जरी होता है पीसीओ के लिए, ड्रिलिंग करते हैं, कभी कभी विथ जो कॉटरी होता है उसके साथ, या कभी कभी विदाउट। तो उसके अंदर पानी रिलीज करते हैं और अंडों को थोड़ा फोड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है, वो एक होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि हमें पार्ट ऑफ द ओवरी को कट करना पड़ता है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है ओवरी। तो ये इसके सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद हम सक्सेस देखते हैं, उसके आउटकम्स अच्छे होते हैं, बट ये बहुत ही सेलेक्ट केसेस में, इट्स नॉट जनरलाइज्ड, सबको ये काइंड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट की जो बात आती है, ये जो है सो डिपेंड्स ऑन द सिस्ट। अगर वो 5 सेंटीमीटर के ऊपर है तो यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्ट जो हम अल्ट्रासाउंड से असेस करते हैं, उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि उसको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। बट येस, समटाइम्स वो ट्रबल कर सकता है प्रेगनेंसी में। और अगर सिम्टोमेटिक है, जैसा पेन होता है किसी किसी को वॉमिटिंग हो जाता है बिकॉज आपका ओवेरियन सिस्ट टर्न हो जाता है कई बार। तो अगर इस तरीके का आपको सिम्टम है तो येस, आपको उसके लिए सर्जरी करवाना है। अगर छोटे सिस्ट होते हैं 3 सेंटीमीटर के, 3 से 5 के बीच में, हर टाइम सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, थोड़े टेस्ट कराते हैं टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ ओके, एंड इसका फॉलोअप करते हैं हम लोग। फॉलोअप करके रीचेक करते हैं 3 मंथ्स में और फिर 6 मंथ्स में। इफ सब ठीक है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो उसको निकालना पड़ता है। जो सिस्ट परसिस्ट होते हैं, मतलब जो निकलते नहीं हैं, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। नाउ ये भी क्वेश्चन, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं इन लैप्रोस्कोपी, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ओबीस वुमेन जो होते हैं उनको लैप्रोस्कोपिक डेफिनेटली रिस्क होता है। लैप्रोस्कोपी ही नहीं, कोई भी सर्जरी रिस्क होता है। एंड ओबेसिटी इटसेल्फ आज के ज़माने में डिजीज़ बोलते हैं, इट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ डिजीज़। तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए, इट इज़ नॉट बॉडी शेमिंग, it is about your health, it is a diagnosis and it is called a disease। तो उसको करेक्शन करना बहुत important है for your own health, because obesity is also related to a metabolic syndrome जो हम बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, which is related to PCO also। एंड दूसरी चीज़ जो होती है कैंसर्स, ओबेसिटी की वजह से कैंसर रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। नॉट ओनली यूट्राइन कैंसर या ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, बट मल्टीपल कैंसर जो आजकल लंग कैंसर भी देख रहे हैं, या स्टमक कैंसर या जीआई कैंसर जो बोलते हैं। तो दैट इज़ वाई ओबेसिटी मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ ओबेसिटी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में क्या रिस्क होता है इन ओबीस वुमेन? पहले से तो एनेस्थीसिया रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है,
द नेक्स्ट थिंग कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है, और दूसरी चीज़ है वुंड इन्फेक्शन, मतलब सर्जरी के बाद जो भी बहुत छोटे होल्स होते हैं, लाइक जस्ट अबाउट 0.5 to 1 सेंटीमीटर होल होते हैं, फिर भी इन्फेक्शन रेट थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज फैट बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स रिस्क इसमें इन्फेक्शंस का बढ़ जाता है। तो इसीलिए एंड हॉस्पिटल स्टे भी थोड़ा बढ़ सकता है। बट ओपन सर्जरी से अगर आप कंपेयर करो तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इन्फेक्शन रेट एंड द हॉस्पिटल स्टे इज reduced. Especially hospital stay is reduced by almost 40% in a laparoscopic surgery, especially in obese women. और ओबीज वुमेन में ओपन सर्जरी में ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू फाइंड, ठीक से देखने के लिए, बिकॉज फैट बहुत ज़्यादा होता है। वेराज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में स्पेशली फॉर ओबीज वुमेन सर्जरी जल्दी हो जाती है, बहुत इजीली दिखता है बिकॉज इट्स अ मैग्नीफाइड व्यू। एक बड़े टीवी पे मैग्नीफाइड व्यू दिखता है तो डेफिनेटली उसके एडवांटेजेस है। नाउ द रिकवरी टाइम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से, व्हाट इज द रिकवरी टाइम? लोग आजकल, लॉट ऑफ वुमेन आर वर्किंग, तो वो आके पूछते हैं कितने दिन में हम काम करने लगते हैं, कितने दिन में हम हमारे रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, हम कार चला सकते हैं या हमारे जॉब पे जा सकते हैं। So the recovery time usually to your routine activities, we say 1 week, 80 to 90% of the times आपके routine जो activities होते हैं, you can do that within a week. अगर मेजर सर्जरीज है, जैसा हिस्टेक्टमी की बात कर रहे हो आप, हिस्टेक्टमी में हम लोग मिनिमम 6 वीक्स बोलते हैं, 6 to 8 वीक्स रिकवरी टू ड्राइव अ कार या आपके गेट बैक टू योर वर्क। तो मेनी पीपल कैन गेट बैक अर्लियर, but we still like to wait till 8 weeks for proper recovery, because जो वॉल्ट बोलते हैं, मतलब जो नीचे यूट्रस निकालने के बाद जो लेफ्ट ओवर वजाइना होता है उसके ऊपर स्टिचेस देते हैं हम लोग, इसीलिए। नाउ जो रिप्रोडक्टिव सर्जरीज होते हैं, जैसे मायोमेक्टमी हो गया या ओवेरियन सिस्ट हो गया या फिर एंडोमेट्रियोसिस सर्जरीज है, सिस्टेक्टमीज है, इसमें नॉर्मली रिकवरी टाइम विद इन अ वीक यू कैन गेट बैक टू योर रूटीन एक्टिविटीज। आपका कार चला सकते हो, यू कैन वर्क, सब काम आप कर सकते हैं यूजली 1 वीक के बाद। सो 2 to 3 वीक में आपके पूरे नॉर्मल एक्टिविटीज, मोर देन 95% ऑफ द टाइम्स आपके सारे एक्टिविटीज इन मेजर लैप्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सर्जरीज में यू कैन गेट बैक टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज। नाउ कब आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप यूजली मेडिकल ट्रीटमेंट ही ऑफर करते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हुआ, जब भी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस करते हैं। सो मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेस चांसेस है मोर देन 70%। अगर आपको पेशेंस है एंड हमें एज ए डॉक्टर भी पेशेंस होता है तो हम आपको ऑफर करते हैं, तो ये ऑप्शंस आपके डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। तो 70% ऑफ द टाइम्स you can avoid surgery if the indications are right and if medical treatment is possible and it can be managed. Now, अगर समझिए आपका ओवेरियन रिजर्व जो बोलते हैं काफ़ी लो है, अगर हम AMH की बात करें, आप इनफर्टिलिटी के लिए जा रहे हैं, AMH की बात करें बहुत ही लो है, एंड अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है जैसा एजोस्पर्मिया है और आपको छोटे एंडोमेट्रियोमास है लेस देन 3 सेंटीमीटर्स, बाकी यूट्रस ठीक ठाक है, ट्यूब्स भी ठीक लग रहे हैं, तो क्या करें? सर्जरी करें या ना करें? ट्यूब टेस्टिंग करें या ना करें? वेल, द फर्स्ट स्टेप इन दीज सिचुएशंस होता है नॉट सर्जरी बट इवैल्यूएशन। एंड आपके जो हस्बैंड का अगर एजोस्पर्मिया आता है, मतलब स्पर्म काउंट कम हो या नहीं हो, तो उनका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। और अगर आपके अंडे कम हो तो वो भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलके वो ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। उसी के बाद अगर वो एडवाइस करते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है आपको, तभी हम सर्जरी प्लान करेंगे आफ्टर सम मेडिकल ट्रीटमेंट। नहीं तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली IVF के लिए भी जा सकते हैं हम, या हम ये करते हैं कि प्री IVF की हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं टू मेक श्योर कि आपकी जो कैविटी है वो नॉर्मल है, विच इज़ ओके फॉर योर प्रेगनेंसीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, काफ़ी लोग, now the question that we get a lot is why surgeon expertise matters, why it is important to have
surgeon expertise and the trust in your doctor, which comes with surgeon expertise. The other thing, are there any benefits of a 3D ultrasound, 3D laparoscopy, जो robotic technology होती है, और 3D जो बोलते हैं हम लोग laparoscopy में भी, which is almost equivalent to robotic surgery. इसका क्या importance है? Well, इसमें ये है कि complication rates थोड़े कम हो जाते हैं because आपको vision बहुत अच्छा होता है, but this does not compromise the surgeon expertise. सर्जन एक्सपर्टीज कोई भी जगह पे आप ऑपरेट कराओ, कैसे भी सिस्टम पे आप ऑपरेट कराओ, सर्जन एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी है. अगर सर्जन एक्सपर्टीज इज़ गुड, वो कौन सा सिस्टम, अगर बेसिक सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ गुड इनफ. रोबोटिक रहा, रोबोटिक सर्जरी भी आप करा लो, अगर सर्जन एक्सपर्टीज नहीं है, द सर्जरी कॉम्प्लिकेशन रेट्स विल बी हाई. ये आपको याद रखना है. तो बट अगर सर्जन एक्सपर्टीज है, कॉम्प्लिकेशन रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, इट कैन बी एज लेस देन 1% और कैन गो अप टू 10% if the case is very complicated. But usually कम रहते हैं because of the expertise of the surgeon and the knowledge of what they are going to do. Now the other thing that happens is सर्जन एक्सपर्टीज में जिस तरीके वो सर्जरी करेंगे, तो आपका एडिशन फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं, जो पर्दा बनता है यूट्रस के अंदर या यूट्रस के बाहर भी 40% रेट से कम हो जाता है. दैट इज द नेक्स्ट थिंग. एंड अगर 3D जो हम यूज़ करते हैं या 4K भी है, जो हमारे पास यूनिट है लैप्रोस्कोपी यूनिट, वी हैव अ 4K यूनिट जो काफ़ी एडवांस्ड यूनिट है. एंड इससे हमें 30-40% डेप्थ परसेप्शन मिलता है, जिसकी वजह से सक्सेस ऑफ सर्जरी इज बेटर. विद सर्जन एक्सपर्टीज, विद द एडवांस्ड इक्विपमेंट, डेफिनेटली द सर्जरी सक्सेस एंड सर्जिकल आउटकम्स जो हम बोलते हैं बेटर होते हैं. द अदर थिंग इज रिकवरी इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. ये भी एक क्वेश्चन होता है कि क्या हमें बहुत पेन होगा, पेन के लिए आप कुछ करेंगे, हम कितनी जल्दी से काम कर सकते हैं. सो पेन के लिए यूजुअली मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है. एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि बहुत ज़्यादा पेन हो आपको, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सर्जरीज में. थोड़ा बहुत यस रहता है, जिसके लिए हम मेडिकल देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, बट दिस मैनेजमेंट कैन बी डन एंड यूजुअली द पेन सबसाइड्स इन 48 आवर्स. उसके बाद मिनिमम रहता है जो भी आप घर पे मैनेज कर सकते हैं. तो ये है इंफॉर्मेशन ऑन लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी या की होल सर्जरी. अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें लिख भी सकते हैं. तो थैंक यू एंड टेक केयर.